Hello students, today we shall study about the CCE and first topic is our meaning of CCE. In last videos we have already seen that what is evaluation and the characteristics of good evaluation etc. And today we shall study about the CCE. Here is our topic मीनिंग ऑफ CCE. अगर हम CCE की बात करें तो ये होता क्या है. द फुल फॉर्म ऑफ CCE इज़ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन. तो जब हमने कल पढ़ा था कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अब क्या हुआ कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन था उसको ज़्यादा जोर देने लगा, यानी कि जो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन है उसको ज़्यादा जोर देने लग गए उसके ऊपर. तो उसी को ही प्रपोज्ड किया है CCE ने, और इसका जो अर्थ होता है वो सतत एवं समग्र मूल्यांकन. तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन तो हमने सबसे पहले एक वर्ड उठाएंगे, सतत क्या होता है, फिर हम देखेंगे समग्र क्या होता है, और इवैल्यूएशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं. लेकिन सबसे पहले बात ये आती है कि CCE ने इसको जो स्कूल्स हैं इसमें यूज़ क्यों किया, क्या रीज़न्स थे इसके पीछे कि स्कूल वालों में जो पुराना पाठ्यक्रम चल रहा था, जो पुराना पैटर्न चल रहा था उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ी. तो CCE प्रपोज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ एग्जामिनेशन एंड फियर ऑफ लेबल्स लाइक पुअर, फेलियर, स्लो एट्सेट्रा फ्रॉम यंग माइंड्स. तो CCE ने ये प्रपोज किया था, तो ये इसलिए प्रपोज किया था ये रिड्यूस कर सके. रिड्यूस यानी कि कम करना. किस चीज़ को कम करने की बात हो रही है यहाँ पे, बर्डन को. बर्डन यानी कि जो एक एग्ज़ामिनेशन के टाइम जो हमें एक भारीपन सा फील होता है अपने दिमाग पर, परीक्षा का जो स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम्स का, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, और एक बच्चों के माइंड में एक डर बना रहता है कि अगर मैं फ़ेल हो गया या मेरे कम नंबर आए तो मुझे इन नामों से पुकारा जाएगा, पुअर, फेलियर या स्लो लर्नर. इस तरह के नामों से उनको लेबल कर दिया जाता है. पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें सीधे सीधे 2 एग्ज़ाम करवाए जाते थे, जो समेटिव टाइप के एग्ज़ाम्स होते थे. और समेटिव में ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल माइंड वाले बच्चे हैं, यानी कि हम कहें कि कॉग्निटिव डोमेन वाले जो बच्चे हैं, बस उन्हीं का ही ज़्यादा हस्तक्षेप रहता था, या हम कहें कि उन्हीं का ही बोलबाला रहता था. दूसरे बच्चे जो दूसरी एक्टिविटी करने वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो उसमें दी नहीं जाती थी. तो जो BS ब्लूम ने इवैल्यूएशन वर्ड कॉइन किया है, तो उन्होंने सीखने के 3 डोमेन बताए थे कोई भी काम करने के, जिसमें 3 डोमेन की हम बात कर चुके थे. तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिव टाइप का इवैल्यूएशन ज़रूरी था कि इस टाइप का भी इवैल्यूएशन हो बच्चों का. इसलिए CCE ने ये कहा कि जो बच्चा जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, और वो जिस क्षेत्र में, यानी कि जिस एरिया में, जिस फील्ड में आगे जा सकता है उसको उसी फील्ड में आगे ले जाओ. तो हियर कंटिन्यूअस रेफर्स टू अ रेगुलरिटी इन असेसमेंट्स एंड कंटिन्यूअस फीडबैक दैट हेल्प टू द स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर. तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअस शब्द है इसका मतलब क्या है, रेगुलरिटी इन असेसमेंट के जो हम असेसमेंट करते हैं उसमें क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, यानी निरंतर हम असेसमेंट करते रहें. तो अगर आप देखोगे तो जो फॉर्मेटिव टाइप का इवैल्यूएशन होता है वो एक यूनिट या एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद भी कर सकता है, या फिर एक क्लास ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी, कोई टास्क, कोई क्विज. तो जो इस तरह की चीज़ें हैं तो वो आप कभी भी बच्चों से करवा सकते हो. अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, तो ये सब जो चीज़ें तुरंत बाद आप करवाओगे एक यूनिट के, तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में काम होंगी, दूसरा काउंट होंगी. और दूसरा ये है कि जब बच्चा ने उसको किया तो करने के बाद उसको उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किन डिफ़िकल्टीज़ को उनको फेस करना पड़ रहा है, उसका पता आपको लग जाएगा. उसके बाद क्या होगा, आप चाहो तो बच्चे की रिमेडियल क्लासेस लगा सकते हो, और रिमेडियल क्लास नहीं लगाओ तो उसको क्लास में समझा सकते हो, एक्स्ट्रा क्लास लगा के समझा सकते हो. तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन खुल जाते हैं. यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये मौका देता है कि बच्चे अपने अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सके. तो इसके लिए क्या है, असेसमेंट जल्दी करवाने की बात कही है. क्यों जल्दी करवाएंगे, क्योंकि जल्दी फीडबैक दे पाएंगे.
और फीडबैक जब बालक को मिलता रहेगा, स्टूडेंट को मिलता रहेगा, तो वो अच्छे से सीखने के लिए प्रेरित हो सकेगा। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रंस पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड, i.e. कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो इसमें जो है हमने पहले ही बात की थी कि बच्चा हर तरीके से सीखता है, अलग अलग क्षेत्र में सीखता है, अलग अलग सीखने के उसके एरियाज़ होते हैं और अलग अलग टाइप की उसमें क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो हर बच्चा जो जैसा है, उसकी जो पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व जैसा है, हमें उस बच्चे को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। इससे जो बालक में संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक का मतलब है जो कि आपके इंटेलेक्चुअल मेंटेलिटी पे डिपेंड करेगा। यानी कि आप अगर सीधे शब्दों में हम कहें तो ये पेन पेपर टेस्ट होता है जिसमें आप कुछ याद करके, पढ़ के और फिर उत्तर हम देते हैं, चाहे वो लिख कर दे रहे हो चाहे ओरली दे रहे हो, लेकिन वो बेस्ड किस पे होगा, हमारे इंटेलेक्चुअल मेमोरी पे। फिर है अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन के बारे में भी हमने पढ़ा था। ये क्या होता है, ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे दिल पर प्रभाव डालती हैं। तो जैसे सिंगिंग है, आप ये कहें कि नेता बनना है, टीचर बनना है, तो ये कहीं ना कहीं सीधे दिल पे असर करते हैं। इनसे हम जुड़े हुए थे, भावनात्मक जो लगाव होता है हमारा वो महसूस करते हैं। या कोई बच्चा और किसी आर्किटेक्चर वाली चीज़ों में जाना चाहता है, जैसे कि कोई आर्किटेक्ट बनना चाहता है, अलग अलग उसका लिटरेरी में इंटरेस्ट है, तो जो वो कविताएं लिख रहा है या कोई उपन्यास लिख रहा है, नोवेल लिख रहा है, तो राइटर बनना चाहता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो दिल पर उसके असर डालती हैं, उसको प्रभाव डालती हैं उसके ऊपर, तो ये सब प्रभावात्मक में यानी कि अफेक्टिव डोमेन में आएंगी। तो अगर बालक उस क्षेत्र में आगे है तो उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है गत्यात्मक क्षेत्र, गत्यात्मक, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो इस डोमेन में क्या होगा कि जो हमारे शारीरिक गतिविधियां हैं, यानी कि खेलना कूदना, डांस करना, एथलीट्स हैं, स्विमर हैं, कोई अलग अलग टाइप के गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं जिसमें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो किसी को उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अगर बालक उस क्षेत्र में जाना चाहता है तो हम क्या करें, उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। बाकी साथ में पैरेलल तो उसकी जो टीचिंग है, उसके एग्ज़ाम्स हैं, वो चलेंगे ही सही, और जो साथ साथ में इसका भी वेटेज उसको मिलेगा। तो उसके ऊपर जो ये फेलियर है, पुअर है, स्लो लर्नर है, इस तरह के जो बर्डन वाले शब्द हैं वो उसके दिमाग पर प्रभाव नहीं डालेंगे। उसको अपना जो व्यक्तित्व का विकास करने का मौका है वो बहुत अच्छे से मिलेगा। तो ये ज़रूरी है बालक के लिए कि क्योंकि अगर हम नैरो माइंडेड होकर देखें तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ रहती है, बच्चा है तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या टीचर बन जाए, मतलब कहीं ना कहीं वो इस तरीके से सेट हो जाए जो पूरी की पूरी दुनिया करती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि बालक हटकर कुछ करना चाहता है और हम उसको वापस उठाकर वहीं रख देते हैं, नहीं तो पढ़ ले पहले, ये सब काम तो बाद में होते रहेंगे। लेकिन आप देखिए, अगर आपके बच्चे में टैलेंट अच्छा है, अगर उसमें सीखने की ललक ज़्यादा है, तो वो बालक उस क्षेत्र में भी प्रगति कर सकता है। ये मानना है CCE जो ये कॉन्सेप्ट है इसका। और साथ में इसको सबसे पहले जो अप्लाई किया था वो CBSE ने किया था, सेंट्रल बोर्ड ने किया था, और धीरे धीरे जो हमारा राजस्थान है उसने भी CCE को स्वीकार कर लिया है। अब आता है इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन इससे पहले वाले वीडियोस में हम बहुत विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं, तो हम यहाँ पर इतना से ही पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो इवैल्यूएशन होता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था, ये साइनस प्रोसेस है, यानी कि जटिल प्रक्रिया है, टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया है, इसको समझना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। और ये जो हमारा टीचिंग लर्निंग है एजुकेशन के फील्ड में, ये इसका एक इंटीग्रल यानी कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है, अभिन्न अंग हम जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लियर इट कि आपके एक तो क्वेश्चन यहीं से उठ के आ जाता है कि CCE का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको जो ये ऊपर फुल फॉर्म है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि फर्स्ट लाइन में है, एक तो ये बात याद होनी चाहिए। दूसरा ये याद होना चाहिए कि ये क्यों प्रपोज्ड किया गया था। तो ये प्रपोज्ड इसलिए किया गया था कि यंग माइंड्स पे से जो बर्डन है पुअर, फेलियर, स्लो लर्नर का, इसको हटाया जाए और एग्जामिनेशन का जो फियर है उसको भी रिड्यूस किया जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए कंटिन्यूसली असेसमेंट करना होगा। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा, रेगुलरिटी इन असेसमेंट।
फिर हम देखें कॉम्प्रिहेंसिव कैसे होगा, जब हम इसमें तीनों डोमेन जो है उसको इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो जब हम तीनों को इंक्लूड कर लेंगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। और इवैल्यूएशन होगा, तो इवैल्यूएशन के बारे में हम लास्ट वाले जो वीडियोस में बहुत लंबी चौड़ी बात कर चुके हैं। अब आता है कि ये स्कोप क्या है इसका, एरियाज़ क्या है इसके, यानी कि हम कहाँ इसको कर सकते हैं। तो असेसमेंट कवर्स बोथ स्कोलास्टिक एस्पेक्ट एंड नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। तो ये जो स्कूल की जो शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं उनसे भी जुड़ा हुआ होता है, और ये अशैक्षणिक यानी कि गतिविधियाँ होती हैं, यानी शैक्षणिक गतिविधियों के सहायक की जो शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं, सहायक शैक्षणिक गतिविधियाँ, उनसे भी जुड़ा हुआ होता है। अब स्कोलास्टिक एस्पेक्ट में क्या होगा, करिकुलर सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें, लाइक लैंग्वेज, जैसे कि कोई भी भाषा, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथ्स एंड एटसेट्रा। तो स्कोलास्टिक एस्पेक्ट को आप इतना सा समझ सकते हो कि कक्ष के भीतर अनिवार्य परिस्थितियों में जो भी टेस्ट लिया जाएगा, जिस भी तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा, इसमें इसको शामिल किया जाएगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं, वो अप्लाई होंगी। जैसे कि पेपर 3 घंटे का होगा, 3 घंटे से ज़्यादा समय नहीं ले सकोगे, उत्तर इतना बड़ा लिखना ज़रूरी है, उत्तर सही होना ज़रूरी है, और दूसरा कि जो बच्चा है वो निर्धारित समय पे निर्धारित दिन में पेपर देने आएगा, निर्धारित जगह पहुंचेगा, और पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट का पेपर देगा जो उस दिन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये सब एक बाउंडेड कंडीशंस होती हैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, और किसी कक्ष के भीतर ही अधिकतर संपन्न करवाई जाती हैं। तो स्कोलास्टिक एस्पेक्ट को आप ऐसे समझते हो, कक्ष के भीतर ही जो परिस्थितियाँ बनती हैं जिस भी तरह की इवैल्यूएशन की, वो सब इसमें शामिल होती हैं। फिर आता है नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। क्या होता है दूसरा टाइप इसका, क्या हमने बोला था भाई नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट होता है। तो नॉन स्कोलास्टिक क्या होता है, नॉन स्कोलास्टिक में फिजिकल डेवलपमेंट आता है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि जब भी हम जो अगर आपने देखा हो स्कूल के जो बालक होते हैं, तो हर साल उनका हाइट मेज़र किया जाता है, हेल्थ में वेट कितना है वो मेज़र किया जाता है, उसको किसी प्रकार की डिजीज़ है क्या, कि स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हो रहा है उसका, रनिंग वनिंग में अच्छा है, ये सब चेक किया जाता है, और कोई उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने फिजिकल डेवलपमेंट यानी हमारे जो शारीरिक विकास है बालक का, उस पर आधारित होता है। फिर है पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि बच्चा जो शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं कक्ष में या कक्ष से बाहर पूरे स्कूल में, एंटायर स्कूल में, तो बालक उसमें किस तरीके से भाग ले रहा है, भाग ले भी रहा है, नहीं ले रहा, और या फिर आप देखो कि उसकी आदतें कैसी हैं, उसकी जो हैबिट्स हैं वो क्या हैं, एंड इंटरेस्ट, और उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो इंटरेस्ट किस किस तरीके से हो सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे लिटरेरी इंटरेस्ट, पढ़ने लिखने से संबंधित, लिटरेचर से संबंधित, गाने से संबंधित। आर्टिस्टिक इंटरेस्ट, आर्टिस्टिक का मतलब है कि किसी विभिन्न कलाओं से संबंधित होगा ये, तो इंटरेस्ट उसका कहाँ पे है ये जानना ज़रूरी है। फिर है एटीट्यूड टूवर्ड्स, एटीट्यूड कैसा है उसका, तो एटीट्यूड किसके अगेंस्ट, कि बालक स्टडीज़ में कैसा है, टीचर के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्लासमेट्स के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, और जो स्कूल के प्रोग्राम होते हैं उनमें कितना पार्टिसिपेट करता है, क्या करता है वो, उन सब से रिलेटेड चीज़ें हैं। और स्कूल की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपके स्कूल में जितने भी जैसे माइक लगे हुए हैं या कैमराज लगे हुए हैं, टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, स्मार्ट क्लास है, तो उनमें कहीं जाके ज़्यादा छेड़छाड़ तो नहीं करता है, तोड़ा फोड़ी कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है वो स्कूल के प्रॉपर्टी, क्योंकि बच्चे के माइंड में कभी कभी इस तरह से नेगेटिव जब फीलिंग्स आती हैं तो वो कहीं ना कहीं हार्म करने की कोशिश करता है, किसी को भी, किसी पर्सन को कर सकता है, यानी कि अपने क्लासमेट्स को कर सकता है, या फिर जो स्कूल की प्रॉपर्टी है उसको हार्म करने की। जैसे खेल कूद के लिए जो इक्विपमेंट्स दे दिए जाते हैं उनको, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बैडमिंटन हुआ, चेस हुआ, क्रिकेट की बॉल हुई, क्रिकेट बैट हुआ, तो इनको तोड़ने का कहीं प्रयास तो नहीं करता। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये टीचर्स के द्वारा ऑब्जर्व की जाती हैं, वो देखता रहता है टीचर के जो हमारा स्टूडेंट है वो क्या क्या काम कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाता है,
उसकी कहाँ रुचि है हम वो पूछते हैं, हैबिट्स की लिस्ट बनाते हैं और उसके इंटरेस्ट की लिस्ट बनाते हैं कि उनको क्या क्या पसंद है। उसी आधार पे फिर जो बालक है उसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी इवैल्यूएशन उसके आधार पे किया जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इवैल्यूएशन करने के लिए 2 एस्पेक्ट काम आते हैं हमारे, एक तो स्कोलास्टिक एस्पेक्ट और एक नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। तो स्कोलास्टिक एस्पेक्ट में वो चीज़ें आएंगी जो कक्ष के भीतर और जो बिल्डिंग है स्कूल के उसके भीतर संपन्न करवाई जाए, और अनिवार्य परिस्थितियों में होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अनिवार्य परिस्थितियों से मतलब इन चीज़ का टाइम डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं है कि जो बालक है उस 7 से 10 में उसको नींद आती है तो वो पेपर देने 12 से 3 में आएगा, नहीं। जिस टाइम पे कॉलेज वालों ने स्कूल वालों ने पेपर रखा है उसको उसी टाइम पे आके अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो बाउंडेड कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई होती हैं। फिर है नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। क्या होते हैं नॉन स्कोलास्टिक का मतलब होता है कि ये कक्ष से बाहर होंगी और विद्यालय परिसर के अंदर होंगी, यानी कि कोई भी खेलकूद की एक्टिविटी है तो कक्ष में नहीं हो रही, वो कक्ष से बाहर हो रही है। या मान लो कोई इंडोर गेम्स भी हैं तो उसके लिए कक्ष वाली नियंत्रित परिस्थितियाँ नहीं है, अनिवार्य परिस्थितियाँ नहीं है, वो परिस्थितियाँ ना होकर दूसरे टाइप की कंडीशंस हैं। दूसरा ये स्कूल के अंदर होती हैं, यानी कि इसमें वो क्रिकेट या वो जो फुटबॉल का मैच काउंट नहीं होगा जो आप अपने किसी दोस्तों के साथ खेल रहे हो या क्लब में खेल रहे हो या कहीं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में खेल रहे हो, तो वो चीज़ इसमें काउंट नहीं होगी। इसमें को क्या चीज़ काउंट होगी कि जो स्कूल के अंदर जो प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं उसमें बालक किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। और नॉन स्कोलास्टिक में एक पॉइंट और हम और देखते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़, कि जो बालक का चरित्र है उसका जो चरित्र निर्माण हो रहा है और उसमें किस तरह के मूल्य हैं, यानी कि वो किसी की मदद करता है नहीं करता, ज़रूरत पड़ने पर किसी को हेल्प देता है नहीं देता, या खुद ज़्यादा मारपीट करता है या मारपीट हो रही होती है कहीं तो उसको रोकने की कोशिश करता है, क्या वो लीडरशिप कर पाता है, मॉनिटरिंग कर पाता है, दूसरों के लिए सहायता का केंद्र बनता है या नहीं बनता। जो ये सारी चीज़ें हैं ये भी कहीं ना कहीं इसमें ऑब्जर्व की जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि जब भी बालक क्लासरूम्स में एंटर होते हैं या स्कूल में एंटर होते हैं वहाँ से ही वो किसी न किसी टीचर की नज़र में रहते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है और इन आधारों पर कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर के आधार पर 2 तरीके के इवैल्यूएशन किए जाते हैं, जो फॉर्मेटिव टाइप का फॉर्म हो सकता है या समेटिव टाइप का फॉर्म हो सकता है, और इसके जो एरिया होंगे वो स्कोलास्टिक भी होगा और नॉन स्कोलास्टिक भी होगा। इस तरीके से जब आप समझते हैं तो आप खुद देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। तो अगर हम इवैल्यूएशन के बारे में कहें तो हम कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन इज़ अ साइनस प्रोसेस, कि ये एक जटिल प्रक्रिया, एक टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया है कि बालकों का इवैल्यूएशन करना यानी कि मूल्यांकन करना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें इस एरिया में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको दोबारा नेक्स्ट क्लास में उसमें इम्प्रूवमेंट करवा दूँगी। ओके, थैंक यू।